बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो रहने वाला है दोस्तों, इसमें हम CSIR नेट के फरवरी 2025 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम द यूनिट बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद आपको कौन से वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर दोस्तों आपको स्पेसिफिक कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर पार्ट बी के बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये बोल रहा है कि नॉर्मली जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की तरफ होती है, लेकिन आपने यहाँ पर क्या करा है, आपने यहाँ पर एक अनयूजुअल प्रोटीन बनाया है जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस सी टर्मिनल से एन टर्मिनल की तरफ चल रही है, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस आपने उल्टी कर दी है। अब इस कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन करेगा पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस के टाइम पे? तो देखो होता क्या है, नॉर्मली जब एक अमाइनो एसिड आता है तो उसमें अमाइनो टर्मिनल सबसे पहले आता है और कार्बोक्सिलिक टर्मिनल जो होता है वो बाद में होता है। तो नॉर्मली यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, नॉर्मली एक अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप होता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और इस पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से जो अमाइनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। अब इन्होंने इस पूरे की ओरिएंटेशन ही चेंज कर दिया। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो पहले आ रहा है और जो अमाइनो ग्रुप है वो यहाँ पर बाद में आ रहा है। अब इस कंडीशन में जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो कौन करेगा? तो दोस्तों इस कंडीशन में भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन ही करेगा। अगर आप यहाँ पर डायरेक्शन को रिवर्स कर भी देते हो तो भी सेम प्रिंसिपल ही अप्लाई होगा, तो भी अमाइन ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वही अटैक करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों भले कुछ भी हो जाए, ऑप्शन नंबर ए जो है वही सही रहेगा, यानी कि अमाइनो ग्रुप का जो नाइट्रोजन है वही अटैक करेगा, उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वही अटैक करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो यहाँ पर आपसे पूछना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दोस्तों आपसे पूछना चाह रहा है कि जो TCA साइकिल होती है, क्रेब्स साइकिल जिसे हम कहते हैं, उसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है? देखो अगर अपन यहाँ पर देखें, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन असल में TCA साइकिल को नहीं चाहिए, क्रेब्स साइकिल को असल में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है उसकी इनडायरेक्टली रिक्वायरमेंट लगती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो इनडायरेक्टली रिक्वायरमेंट है ये क्यों लग रही है, क्यों आपको यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए? उसका रीजन ये होता है दोस्तों कि अगर आप क्रेब्स साइकिल चला रहे हो तो क्रेब्स साइकिल में यहाँ पर क्या किया जाता है, NAD से NADH2 बनाया जाता है जो कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। अब इस एनर्जी मॉलिक्यूल को आपको वापस से NAD में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि ये NAD फिर से अवेलेबल हो ग्लाइकोलाइसिस में, क्रेब्स साइकिल में। और जब हम NADH से NAD वापस से बनाते हैं तो ये प्रोसेस होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के टाइम पे, जब हम ETC साइकिल चलाते हैं। ETC साइकिल मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जब ETC साइकिल चले, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चले, तब हम NADH से वापस से NAD बना सके, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो सकती है। तो इस रीजन की वजह से यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कि बीटा ऑक्सीडेशन जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है। बीटा ऑक्सीडेशन में जो सारे रिएक्शन होते हैं वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के लिए सेम होते हैं। फैटी एसिड्स जो होता है वो C3 पोजीशन पे ऑक्सीडाइज होता है, या फिर लिपोप्रोटीन लाइपेज जो होता है वो फर्स्ट रिएक्शन कैटालाइज करता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में नहीं चलता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है, ना कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को देखिए दोस्तों तो उनके पास डबल बॉन्ड होते हैं और डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा एंजाइम चाहिए होता है। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में सेम हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज्ड एट C3 पोजीशन टू रिमूव अ 2 कार्बन यूनिट। तो दोस्तों ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो बीटा ऑक्सीडेशन को बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और उसके ऊपर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और कोएंजाइम A प्रेजेंट है। अब इस कंडीशन में जब भी आप बीटा ऑक्सीडेशन करते हो दोस्तों तो इस केस में क्या होता है, जो अल्फा कार्बन है वो निकल जाता है और जो बीटा कार्बन है वो रह जाता है। अब इसको बीटा ऑक्सीडेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो थर्ड कार्बन है जिसे हम बीटा कार्बन कह रहे हैं उसका यहाँ पर ऑक्सीडाइजेशन होता है और जो 2 कार्बन यूनिट है वो रिमूव हो जाती है। तो सी ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो विदाउट एनी डाउट एब्सोल्युटली करेक्ट होगा ही होगा।
आप यहाँ पर देख सकते हो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जो है यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन होता है। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में सेम नंबर ऑफ एंजाइम्स नहीं होते हैं। और इसके अलावा लिपोप्रोटीन लाइज जो है वो फर्स्ट स्टेप कैटेलाइज करता है दोस्तों, तो ये यहाँ पर गलत बात है। लिपोप्रोटीन लाइपेज जो होता है वो हाइड्रोलाइज करता है ट्राइग्लिसराइड्स को इन लिपोप्रोटीन टू रिलीज फैटी एसिड्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही होगा, विदाउट एनी डाउट सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन विल बी प्रीडोमिनेंटली कंट्रीब्यूटिंग द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोसोम। देखो न्यूक्लियोसोम दोस्तों क्या होता है, न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन्स जो होते हैं वो यहाँ पर डीएनए के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हिस्टोन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होता है। हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज इसलिए होते हैं क्योंकि हिस्टोन्स के पास लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, और डीएनए नेगेटिवली चार्ज इसलिए होता है क्योंकि उसके पास फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। अब ये जो अपोजिट चार्ज है दोस्तों ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियोसोम सर्वाइव कर पाता है। तो यहाँ पर विदाउट एनी डाउट दोस्तों डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन आएगा डीएनए के फॉस्फेट बैकबोन का और लाइसिन ऑफ हिस्टोन के साथ। ये दोनों जो है अपने अपोजिट चार्ज की वजह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और यहाँ पर न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को बना पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जो लाइट फोटोस रिसेप्टर क्रिप्टोक्रोम में प्रेजेंट होता है। अब देखो दोस्तों क्रिप्टोक्रोम जो है वो फोटो रिसेप्टर है, उसका काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना। अब ये जो क्रिप्टोक्रोम है इसके पास यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट होता है फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, यानी कि इसके पास प्रेजेंट होता है एफएडी मॉलिक्यूल। ये जो फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है ये असल में है क्या, ये असल में एक राइबोफ्लैविन है। राइबोफ्लैविन कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B2 होता है। तो यहाँ पर या तो बी ऑप्शन सही होगा या फिर सी ऑप्शन सही होगा। इसमें यहाँ पर जो फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है इसके साथ साथ यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है, फॉलिक एसिड फोलेट प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों फोलेट होता है B9 दैट इज फोलेट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइबोफ्लैविन इज फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो क्रिप्टोक्रोम के साथ प्रेजेंट होता है, एज अ क्रोमोफोर वर्क करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और उसी के साथ साथ विटामिन B9 होता है, फॉलिक एसिड होता है जो कंट्रीब्यूट करता है क्रिप्टोक्रोम के फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर विदाउट एनी डाउट कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये सारे क्वेश्चन CSIR ने पूछे थे सेक्शन बी में। अब इसके बाद मैं आपको लेकर चलती हूँ सेक्शन सी की तरफ, बायोकेमिस्ट्री की सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है एंजाइमोलॉजी से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास कोई एंजाइम है जो यहाँ पर फाइंड आउट हो रहा है, एन एंजाइम हैज बीन फाउंड टू एफिशिएंटली कैटलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। वो ये रिएक्शन को बहुत अच्छे से कर रहा है जिसमें KF की वैल्यू दी हुई है, KR की वैल्यू दी हुई है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बता रखा है। आपको कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स विल बी इंक्रीज्ड ओवर द एन कैटलाइज्ड रिएक्शन बाय द एंजाइम। अब अगर दोस्तों हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, पहले अपन ये देखते हैं कि एक एंजाइम करता क्या है। एक एंजाइम का काम क्या होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसे कम करना। एंजाइम का बेसिकली वर्क क्या होता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको यहाँ पर क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। अब एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस करके वो यहाँ पर क्या करता है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसको भी इंक्रीज करता है और जो रिवर्स रिएक्शन है उसको भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर वो KF वैल्यू भी बढ़ाएगा, KR वैल्यू भी बढ़ाएगा, इन दोनों ही वैल्यू को वो इंक्रीज करता है। और ये दोनों ही वैल्यूज जो है वो इंक्रीज हो रही है, इक्वली इंक्रीज हो रही है। तो इस कंडीशन में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो K इक्विलिब्रियम होगा उसकी जो वैल्यू है कितनी है, KF/KR। पर इस कंडीशन में दोनों ही वैल्यूज जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में K इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होगी वो अनचेंज रहेगी। इसमें K इक्विवेलेंट की वैल्यू कोई चेंज नहीं होने वाली, बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों इक्वली इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू है वो सेम रहने वाली है। तो किसकी वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, KR की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। KR की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, KF की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ऑप्शन में KR दिया है तो यहाँ पर डेफिनेटली ए ऑप्शन जो होगा दोस्तों विदाउट एनी डाउट सही होगा। आप यहाँ पर इस चीज को पढ़ भी सकते हैं, यही सारी चीजें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है यहाँ पर लिखी भी है, यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पर सेम चीज लिखी हुई है, एंजाइम इंक्रीजेस बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके वो ये सारा काम करता है।
अगले क्वेश्चन पे चले दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन में अपने को बीटा शीट दे रखी है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसमें अल्फा हेलिक्स आता है, बीटा शीट आती है, तो उसमें स्पेसिफिकली बीटा शीट दे रखी है। अब बीटा शीट में भी आपको दो चीज़ें दे रखी है, एक दे रखा है पैरेलल बीटा शीट और एक दे रखा है एंटी पैरेलल बीटा शीट। अब पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा शीट में फ़र्क क्या होता है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। पैरेलल बीटा शीट्स जो होती है इस तरीके से पैरेलली रन करती है, और एंटी पैरेलल बीटा शीट में आपको इस तरीके से एंटी पैरेलल जो शीट्स हैं वो रन करती हुई दिखती है। अब इस कंडीशन में आपको यहाँ पर पूछा है कि इनमें से किसी की तो लेंथ स्मॉलेस्ट होगी और किसी की लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होगी। आपको बस इस डायग्राम को इतना ही देख के बताना है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, हमें सिर्फ इतनी बात पता होना चाहिए कि एंटी पैरेलल की जो लेंथ है वो शॉर्टेस्ट होगी या पैरेलल वाले की लेंथ शॉर्टेस्ट होगी। तो ये सब दोस्तों डिपेंड करेगा उसकी लूप के ऊपर, जिस लूप के साथ वो जुड़ा हुआ है। अगर आप इस कंडीशन में यहाँ पर देखोगे, मैं आपको एक अच्छा सा डायग्राम दिखाती हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। अगर आप यहाँ पर पैरेलल वाली शीट्स को देखोगे तो पैरेलल वाली शीट्स में जो लूप है वो इतनी लॉन्ग है, और वहीं जो एंटी पैरेलल वाली है उसमें लूप जो है वो इतनी शॉर्टर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पैरेलल वाली में लूप इतनी बड़ी है तो पैरेलल वाले जो बीटा स्ट्रैंड्स होते हैं वो लॉन्गर होते हैं बिकॉज ऑफ देयर लूप लेंथ, और वहीं एंटी पैरेलल बीटा शीट्स जो होती हैं वो शॉर्टर पेप्टाइड्स होती है बिकॉज ऑफ शॉर्टर लूप्स। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। रीजन भी आइए हम समझते हैं। जो पेप्टाइड 2 है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बनी हुई है पैरेलल बीटा शीट से। पैरेलल बीटा शीट्स में जो लूप होंगी उनका लेंथ बहुत लंबा होगा, तो इस कंडीशन में ये वाली जो होगी सबसे लंबी होगी। इसके बाद अगर हम देखें, पेप्टाइड 1 जो है वो शॉर्टेस्ट है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एंटी पैरेलल है, और पेप्टाइड 3 और 4 इक्वल है क्योंकि इसमें पैरेलल बीटा शीट भी है और एंटी पैरेलल बीटा शीट भी है। सिमिलरली इसमें भी पैरेलल बीटा शीट भी है और एंटी पैरेलल बीटा शीट भी है। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो गई, इसमें ये सबसे लंबी हो गई और ये सबसे शॉर्टेस्ट हो गई। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन लूप लेंथ कि कितनी लूप लेंथ होगी। तो हमेशा आप ये पैरेलल और एंटी पैरेलल का ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो एंजाइमोलॉजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत आसानी से आपसे ये बात पूछ रहा है कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एट व्हाट रेंज ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन विल एन एंजाइम विद अ केकैट ऑफ 30 per second and a km of 0.005 m show 1/4 of its maximum rate। यहाँ पर आपको क्या चीज दे रखी है, आप ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली क्या मेंशन है। आपको यहाँ पर बता रखा है कि आपको यहाँ पर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। कब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, जब यहाँ पर 1/4 ऑफ मैक्सिमम रेट आ गया है। यानी कि यहाँ पर V नॉट की वैल्यू कितनी हो गई है, V नॉट की वैल्यू हो गई है V मैक्स बाय 4, क्योंकि फुल V मैक्स अटेन नहीं किया, V मैक्स बाय 4 की वैल्यू यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर आपको Km की वैल्यू दे रखी है, Km की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0.005 आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है Km की। सिंपल अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, V नॉट इज इक्वल्स टू V मैक्स S अपॉन Km प्लस S। ये हमारा फॉर्मूला होता है माइकलिस मेंटन का। अगर हम इसमें समझने की कोशिश करें, हमें फाइंड आउट क्या करना है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। V नॉट की वैल्यू हमारे पास है V मैक्स बाय 4, V मैक्स की वैल्यू अपने पास यहाँ पर नहीं है। S की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, Km की वैल्यू यहाँ पर हमें Km की वैल्यू दी हुई है तो वो अभी हम नोट डाउन कर लेंगे। अगर हम इसे सॉल्व करें दोस्तों, V मैक्स से V मैक्स कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/4 इज इक्वल्स टू x Km प्लस S। बिल्कुल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी से चीज आ जाएगी यहाँ पर। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे सॉल्व करूं, यहाँ पर इस नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा 1/4 Km प्लस S इज इक्वल्स टू S। मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पर क्या लेकर गई, इसको सिर्फ इधर ही तो लेकर गई हूँ, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है, बाकी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। इसे हम ये भी लिख सकते हैं Km/4 प्लस S/4 इज इक्वल्स टू सबस्ट्रेट, ये भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर इक्वल कर दिया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस 4 को मैं इधर ले जाती हूँ क्योंकि यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं ना, Km प्लस S डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू S। इस 4 को यहाँ ले जाओ, क्या आ जाएगा, Km प्लस S इज इक्वल्स टू 4S आ जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर Km इज इक्वल्स टू 4S माइनस S कर दूं मैं इसको, कोई दिक्कत है, बिल्कुल ईजी चल रहे हैं। फिर यहाँ पर हम कर देंगे Km इज इक्वल्स टू 3S, 4S में से 1S माइनस किया तो क्या आ गया, Km इज इक्वल्स टू 3S।
km की वैल्यू अपने पास है तो अपने को यहाँ पर क्या करना है, s इज इक्वल्स टू km/3 करना है। बस अब क्या है, km की वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पर s इज इक्वल्स टू 0.005 डिवाइडेड बाई 3। इसे आप यहाँ पर सॉल्व कर लो, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर करीब करीब आ जाएगा 0.001666 0.001666 मोलार यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉइंट हटाना है तो नीचे 0 आ जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर, डेफिनेटली यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विदाउट एनी डाउट सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इजी बीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। के कैट की वैल्यू आपको यहाँ पर एम ही दी थी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो बोल रहा है कि आपके पास एक साइटोप्लाज्मिक मोनोमेरिक प्रोटीन है जिसके पास सिंगल नॉन सरफेस एक्सपोज सिस्टीन है, जो कि यहाँ पर रेसिड्यू प्रेसिपिटेट्स अपॉन म्यूटेशन ऑफ द सिस्टीन टू आइसोल्यूसिन। कह रहा है कि अगर आपने सिस्टीन से आइसोल्यूसिन करा दिया तो यहाँ पर जो ये रेसिड्यू है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। However, the mutation of cysteine to alanine leads to soluble and functional protein equivalent to the native form। कह रहा है कि लेकिन अगर आप सिस्टीन की जगह एलेनिन लेकर आओगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर जो प्रोटीन है वो यहाँ पर बहुत अच्छे से नेटिव फॉर्म में ही रहेगा। अब इसका रीजन क्या है भाई, क्यों यहाँ पर ऐसा लग रहा है? तो देखो, अगर अपन यहाँ पर समझने की कोशिश करें दोस्तों, आइसोल्यूसिन जो है वो बल्कि अमाइनो एसिड्स में आता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा होता है। तो आइसोल्यूसिन अगर हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, और आइसोल्यूसिन के पुट करने की वजह से हो क्या सकता है, आइसोल्यूसिन के पुट करने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस आ सकती है। अब देखो, आइसोल्यूसिन भी नॉन पोलर अमाइनो एसिड है और एलेनिन भी नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चेंज आ रहा है, फिर भी यहाँ पे फर्क पड़ रहा है कि आइसोल्यूसिन के पुट करने की वजह से प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो रहा है, भले एलेनिन जब हमने पुट किया तो प्रोटीन सॉल्यूबल हो रहा है। तो इसके पीछे रीजन है फिर दोनों के साइज का। आइसोल्यूसिन जो होता है बहुत बड़ा अमाइनो एसिड है, वो स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा। एलेनिन जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज नहीं करेगा। तो आइसोल्यूसिन के इतने ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करने की वजह से यहाँ पर दिक्कत आ रही है, और यहाँ पर प्रोटीन जो हो रहा है वो प्रेसिपिटेट हुए जा रहा है। जो एलेनिन है वो स्मॉल है, नॉन पोलर है, वो आराम से सिस्टीन को रिप्लेस कर सकता है। वहीं जो आइसोल्यूसिन है वो बल्कियर होता है, वो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड तो है ही है, वो अगर हमारे प्रोटीन के कोर में जाएगा तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस लेकर आएगा, प्रोटीन की फोल्डिंग को डिस्टर्ब करेगा और प्रोटीन को एग्रीगेट कर देगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली दोस्तों डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, विदाउट एनी डाउट। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो बिना किसी डाउट के दोस्तों सही हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करें दोस्तों, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपके पास 0.1 मोलार ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, इसको आपने इंक्यूबेट किया है विद द कैटालिक अमाउंट ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस के साथ, एंजाइम के साथ, जिसमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिल गया है। आपको यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन कंपोनेंट्स, यहाँ पर आपको दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है। अब आपको यहाँ पर दोस्तों फाइंड आउट क्या करना है, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है के, और आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, और आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है G0 की वैल्यू, डेल्टा G0 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कब फाइंड आउट करनी है? 25 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, बस इसी चीज को हमें यहाँ पर देखना है। तो अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें दोस्तों, वो इसका अगर हम फॉर्मूला लिख लें कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो आपका रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पर दे रखी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 9.6 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10 की पावर -3, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पर मेंशन्ड है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी करीब करीब 21.33। हमारे पास 21.33 वैल्यू आ गई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ तो होगा ये वाला ऑप्शन या फिर होगा ये वाला ऑप्शन, वो मैं डेल्टा G0 की वैल्यू फाइंड आउट करके निकाल सकती हूँ। अगर हमें डेल्टा G0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों, तो डेल्टा G0 की वैल्यू फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, हम सब ये चीज पढ़ते हैं। तो डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू -RT नेचुरल लॉग ऑफ, ये सिंपल इसका फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करके हम यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं।
R जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 8.314, इसकी वैल्यू होती है। डायरेक्ट इसकी फॉर्मूला आपको पुट करना है। टेम्परेचर यहाँ पर हमें मेंशन्ड है, टेम्परेचर जो हमें दिया हुआ है 298, यहाँ पर हमें टेम्परेचर दे रखा है, जिसको हम 25 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। हमारे पास करंट की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज 21 से लेकर 22, दैट एग्जैक्टली इज 21.33, हमारे पास वो एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -8.314, दैट इज गैस कांस्टेंट की वैल्यू मैंने पुट कर दी, मल्टीप्लाइड बाय 298, टेम्परेचर की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, नेचुरल लॉग वैल्यू में लिख लेती हूँ 21.33, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू लिख ली। अगर हम नेचुरल लॉग ऑफ इसका फाइंड आउट करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.04, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 0.34। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298 मल्टीप्लाइड बाई 3.04। यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी आपके पास 7.5 के आसपास, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर आंसर देखें तो डेफिनेटली बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, पता होना चाहिए आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो सिंपल मैच द कॉलम है, आपके सामने यहाँ पर डीएनए और आरएनए के कॉन्फर्मेशन से रिलेटेड बातें पूछी गई है, आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है। आपसे पूछ रहा है लेफ्ट हैंडेड कॉन्फर्मेशन किसकी होती है, नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न 10 किसके होते हैं, द बेस पेयर्स आर ऑफ सेंटर्ड किस में होता है, और आरएनए डबल हेलिक्स किस में होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, देखो लेफ्ट हैंडेड डीएनए जो होता है कौन सा, एक ही डीएनए जो लेफ्ट हैंडेड होता है, जो कि है जेड फॉर्म डीएनए, बाकी सारे राइट हैंडेड होते हैं। जैसे ही ए का सी हुआ, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, ठीक है। इसे अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, इसमें थोड़ी सी टाइपो हुई है, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा ना, ये ए फॉर्म ऑफ डीएनए होगा, और जो बी वाला है इसमें बी फॉर्म होगा, जो राइटर है उसने दोनों को ऊपर नीचे कर दिया। तो अगर हम 10 बेस पेयर देखें वो किस में होते हैं, बी फॉर्म में होते हैं, तो बी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, बी का सेकेंड हो गया, इसे भी यहाँ पर कट कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बचा, फिर सी का ऑफ सेंटर्ड बेसिस किस में होता है, ए फॉर्म डीएनए में, और आरएनए डबल हेलिक्स किस में हो सकता है, ए फॉर्म में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरएनए जो होता है टिपिकली अडॉप्ट करता है ए फॉर्म हेलिक्स को, और जो बेस पेयर ओ से ए बेस पेयर ऑफ सेंटर्ड जो होते हैं वो भी ए डीएनए में ही होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे यूनिट 1 से क्वेश्चंस थे। अगर आपको सॉल्व करके मज़ा आया होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कौन सा और सेशन चाहिए बताइएगा, और बंसल बायोलॉजी पे अगर जुड़ना चाहते हो तो एंजाइम बैच शुरू हो गए हैं और रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।